हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जो लगातार आपको पीछे भी हमने कराया। आज भी हम एक प्रीवियस ईयर का कहिए या प्री बोर्ड कहिए, ऐसा नहीं होता है कि प्री बोर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं आते एग्जाम हॉल में। प्री बोर्ड के क्वेश्चन ही संकेत होते हैं कि आपको हम ये पूछ रहे हैं, यानी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और यहीं से क्वेश्चन हम अगली बार फिर से आपको पूछेंगे जो अभी हमने पूछा है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज प्री बोर्ड गर्ल्स का जो सेशन होता है 2024 की चर्चा हम करने जा रहे हैं। यहाँ से एमसीक्यू आपको हिस्ट्री में पता होगा कि टोटल एमसीक्यू हिस्ट्री में कितने होते हैं। तो टोटल हिस्ट्री में एमसीक्यू जो होते हैं वो दोस्तों आपके कितने होते हैं, 21 एमसीक्यू होते हैं। आज हम इसी 21 एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे, जिसका बहुत अच्छे से विस्तार से समझेंगे। और आप याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर हो या मिड टर्म के पेपर हो या प्री बोर्ड के पेपर हो, उनमें से ही क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं। ये तो हमने पिछले 10 साल से जो पढ़ा रहे हैं वो हमने देखा है। और इसी के साथ आज इसीलिए हम एमसीक्यू 2024 का आपको करा रहे हैं प्री बोर्ड वाला। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको कभी भी पढ़ाते वक्त ये बताया हूं कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन को, ये बहुत की पॉइंट होता है क्वेश्चन के बहुत करीब पहुंचने का। पहले तो आप ये समझिए कि चैप्टर है कौन सा, क्योंकि जब तक आपको हिस्ट्री के 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट बुक 4, सेकंड बुक 4 और थर्ड बुक 4, इन चारों के चैप्टर याद होंगे, पूरी कहानी याद होगी, तब तो आप मेमोरी में लेकर के जाओगे अंदर अपने इस मेमोरी में। तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको याद होना चाहिए कि हमारा ये चैप्टर है कौन सा। जैसे ही आपने पहचान लिया, आपका 50% काम हो गया। अब उसी चैप्टर वाला फोल्डर खोलना है और फिर उसका उत्तर ढूंढ लेना है। पहला कह रहा है कि संविधान सभा के समक्ष महिलाओं, हमारे यहाँ संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा थी, ये आपको पता होगा कि हमारी संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, जिसमें शुरुआती दौर में 389 लोग हमारे संविधान सभा में हुआ करते थे। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, हमने भी पढ़ा रखा है। तो 1946 में संविधान सभा का जो गठन हुआ, जिसमें 389 शुरुआती दौर में थे, और आजादी के बाद कितने हो गए, आजादी के बाद 299 बच गए थे, बाकी अपने पाकिस्तान में चले गए थे। तो उस समय महिलाएं भी थी हमारे यहाँ। महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसके द्वारा की गई? संविधान सभा के समक्ष जो संविधान सभा हमारी चल रही थी, जो 9 दिसंबर 1946 को जिसकी पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जहां पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ठीक उसके आगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये प्रक्रिया चल रही थी और इसी संविधान सभा में हमारे लोग बैठे हुए थे। अब सवाल यहीं से पूछ रहा है, क्योंकि देखिए पूरा चैप्टर रिवीजन हुआ। चैप्टर कौन सा है? ये 12 चैप्टर है, ठीक है, 12वां चैप्टर है हिस्ट्री का। अब संविधान सभा के समक्ष महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसके द्वारा की गई थी? क्या बेला युथान थे? क्या बेगम एजाज रसूल थी? क्या हंसा मेहता या जीत दुर्गा बाई? देखिए, जीत दुर्गा बाई तो वहां से जुड़ी हुई नहीं थी। इन्होंने महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने हिंदी भाषा के लिए मेहनत किया था, हिंदी के लिए इन्होंने बात की थी, हिंदी के लिए इन्होंने सवाल जवाब किया था। तो इसलिए इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा हंसा मेहता। हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय यानी सामाजिक न्याय की बात कही थी। इन्होंने सामाजिक न्याय की बात इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, उत्तर बन जाएगा। इसलिए एक चैप्टर को करने के साथ साथ आपकी बहुत अच्छे से डिटेल्स में भी नॉलेज हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर है?
तो सबसे पहले आप याद रखिए कि ये आपका चैप्टर कौन सा बन जाएगा, ये आपका चैप्टर नंबर 11 होगा, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब ये 11 नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन कब चली थी, 1919 में। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की को आजाद कराने के लिए किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। क्या मोहम्मद अली जिन्ना थे? नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। खान अब्दुल गफार खान थे? नहीं, ये भी नहीं थे। क्या मौलाना आजाद थे? नहीं। इसके लीडर कौन थे? दो भाई थे। इन्हीं दोनों भाइयों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका नाम था, एक भाई का शौकत अली और दूसरे भाई का मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे। इन्हीं दोनों भाइयों ने मिलकर के 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था, जो आगे 1922 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया ना चैप्टर। जैसे देखिए कैसे, जैसे ही आप चैप्टर पकड़ते हैं आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है और समझ में आ जाता है कि कहाँ का क्वेश्चन है। इससे ज्यादा चैप्टर नंबर 11 में इस बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 1857, यानी 1857 के विद्रोह का मतलब है कि ये चैप्टर कितने, कौन सा है, चैप्टर नंबर 10 है। विद्रोह वाला चैप्टर है, 1857 का विद्रोह वाला ही चैप्टर है, 10 नंबर। अब देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार स्थित सिंह भूमि में कोल आदिवासी थे। वहां पर कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। किसने संभाला था? तो कई बार ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप एमसीक्यू से निकालिए। जैसे अगर बात करें हम, तो वीर कुंवर सिंह कहां पर थे जी, तो आरा में देख रहे थे। अब ये आरा में तो होगा नहीं, क्योंकि ये बात तो कहां से पूछी जा रही है, नागपुर में स्थित कोल विद्रोह आदिवासियों के लिए। बिरजिस कद्र जो थे, ये कहां पर थे जी, ये तो लखनऊ में थे। ठीक है, ठीक है, शामल तो थे नहीं, तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, गोनू। ये गोनू जो था, इसी व्यक्ति ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था, जो वहां पर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोल आदिवासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे। ये देखिए, अब ये कौन सा चैप्टर हो गया, फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 हो गया। अब यहां से पकड़ लीजिए, महाभारत की कहानी तो उसी में पढ़ना है। तो महाभारत के मूल रचयिता कौन थे जी, तो मूल रचयिता के बारे में बात आती है तो भाट सारथी की बात उभर करके आती है। वेद व्यास तो बाद में लिखे ही थे मूल रचयिता, ठीक है, लेकिन मूल कथा के रचयिता भाट सारथी ही माना जाता है। बाकी तो वेद व्यास ने महाभारत को रचा ही था। अब कह रहा है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी एक क्वेश्चन तो आपका ये भी रहेगा। और ये देखिए क्या कह रहा है, नामक पुस्तक की रचना किसने थी, अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन। यानी इसका मतलब है कि ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 1 है। चैप्टर नंबर 1 जो आपको हड़प्पा पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आ गया। अब ये कह रहा है कि अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक की रचना किस व्यक्ति ने किया था। ठीक है, किस व्यक्ति ने किया था जी, तो कहा जाता है जॉन मार्शल ने, अर्नेस्ट मैके ने, एन राव ने, कनिंघम ने। नहीं, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने ही 1948 में, कब किया था दोस्तों, 1948 में अपनी एक किताब का प्रकाशन किया था। किताब को प्रकाशन किया था 1948 में। और खास करके जो इनकी किताब थी वो मूल रूप से मोहनजोदाड़ो पर था। मोहनजोदाड़ो पर क्या था, ये अवस्थित था। खासकर किस पर था अवस्थित, मोहनजोदाड़ो पर अवस्थित था। अब मोहनजोदाड़ो पर जब ये मूल रूप से अवस्थित था तो उसी के ऊपर लिखा गया था 1948 में अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो आप ये मान कर चलिएगा कि आपका
लेखन वाला आएगा ही, लेखक का नाम पूछेगा ही, खास करके अगर हड़प्पा की बात की जाए तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सेकंड बुक, थर्ड बुक का ही है। कौन सा? थर्ड बुक का है, जब गांधी जी वाला चैप्टर का है। ठीक है, अब इसको ढूंढिए। कह रहा है कि कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को ढूंढिए। इसमें सही विकल्प क्या हो सकता है दोस्तों? तो देखिए इसका सही विकल्प अब कह रहा है कि यह अधिवेशन दिसंबर 1939 में हुआ। यही तो गलत हो गया, यही क्या हो गया? गलत। अभी हमने कहा ना इसकी अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, याद रखिएगा इसको। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अब देखिए 1929 और ये कह रहा है 1939, यानी ये गलत हो गया। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा भी इसी समय की गई थी, ये भी बात सही है। और 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराकर तथा देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए पाला गलत करके। अब हम कथन में देखेंगे कौन मिल रहा है, यानी 2 भी होना चाहिए, 3 भी और 4। अब केवल 1 सही है, गलत है। 1 और 2 सही है, ये भी गलत है। 2, 3, 4 सही है, यानी पाला गलत हो रहा है। इसी का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। 2, 3, 4 सही है, चारों गलत नहीं सही है, क्योंकि ये 1939 दिया है, जबकि इसका उत्तर 1929 होगा। ठीक है, एकदम बड़ी आराम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी बड़े इत्मीनान से समझिएगा। इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पकड़िएगा। ये क्वेश्चन तो हम नहीं कह सकते कि आएगा, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PQI है, ये हो सकता है कि आए या ना आए, लेकिन इसके आसपास क्वेश्चन आपका आएगा। और जब आप ये बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? लेवल बढ़ेगा। एग्जाम किसका खेल है? कॉन्फिडेंस लेवल का ही खेल होता है दोस्तों। आगे चलिए, अगला हम कहते हैं क्वेश्चन 7 है। यहाँ 2 कथन है जिन्हें अभिकथन ए तथा कारण आर के नाम से हम इंडिकेट करते हैं। अब कह रहा है कथन, कह रहा है कि कथन क्या है? मानचेस्टर, मानचेस्टर कहां पड़ता है? इंग्लैंड में। कॉटन कंपनी के द्वारा भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। ये बात कब की है? 1860 के दशक की है, जब अमेरिका में क्या हुआ था? गृह युद्ध छिड़ गया था। यानी 1860 से लेकर 65 के बीच में जो अमेरिका के में गृह युद्ध छिड़ा था, जिसके वजह से अमेरिका से लंदन कपास की निर्यात होती थी, और जब वहां गृह युद्ध छिड़ गया तो वहां से वहां कपास जाना बंद हो गया। यानी उपनिवेशवाद वाला ये चैप्टर है। ठीक है, 9वां चैप्टर है। अच्छा, जाना बंद हो गया, तब जाकर के वैसी परिस्थितियों में उन लोगों ने भारत में कपास को उगाने का प्रयास किया, और प्रयास ही नहीं, कपास की उगाई भी हुई। यहाँ के किसानों को कर्जा भी दिया गया और उनसे कपास की खेती करवाई गई। लेकिन आगे चल करके जब 65 में अमेरिका के गृह युद्ध समाप्त हो जाता है, तो अब लंदन क्या करने यहाँ पर आएगा? उसको नजदीक पड़ेगा अमेरिका, वहां से वो कपास मंगा लेगा। ऐसे में भारत से छोड़ दिया, भारत की स्थिति खराब हुई। तो यही वो क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, तो पहला तो बिल्कुल सही बात है, भारत को भूमि तथा जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त था, यहाँ सस्ती श्रम भी उपलब्ध था। ठीक है, इसीलिए मैनचेस्टर कॉटन कंपनी के द्वारा भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका की कपास की आपूर्ति बंद हो जाने के सूरत में लंकाशायर को दे सकता है। यानी दोनों कथन के साथ साथ व्याख्या भी उत्तम तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। दी गई सूचना के आधार पर 12वीं शताब्दी में होने वाले भक्ति आंदोलन से संबंधित क्षेत्र की पहचान तथा दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करिए। अब देखिए, अब क्या कर रहा है? यहाँ पे पहचानना है
ये दोनों बातें किसके बारे में कही गई, किस भक्ति आंदोलन के स्थान के बारे में ये बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इस परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा, क्या है जी, कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका में बोली जाती है। तो कर्नाटका में कौन सा भक्ति आया था, तो एक भक्ति आया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्नाटका में जो भक्ति आई थी उसे हम लोग लिंगायत कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिंगायत आंदोलन चला वहां पर। और इसी आंदोलन के जो लोग थे वो भगवान शिव की ही पूजा करते थे, लेकिन भगवान शिव के लिंग की पूजा करते थे। क्या करते थे, भगवान शिव के लिंग की पूजा करते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, लिंगायत कहा गया। तो ये कन्नड़ भाषा भी उनकी थी। अच्छा, भाषा में उन स्त्री इस परंपरा के मानने वाले भगवान शिव को लिंग की पूजा करते थे। एक तो आ गया, तो लिंगायत यही हो गए। और स्त्री पुरुष द्वारा रचे गए इस आंदोलनों में शामिल थे, दोनों ही शामिल थे। तो ये परंपरा दोनों के दोनों किससे जुड़ा हुआ है, लिंगायत आंदोलन, जहां पे भगवान शिव के लिंग की पूजा होती थी। ठीक है, इसलिए इसको लिंगायत, या इसे ही जो इसके सेवक थे उन्हें क्या नाम दिया गया, वीर शैव कहा गया। ठीक है, इनके चेला चपाटी को, भक्तों को वीर शैव कहा जाता था। और ये बात कहां पे उत्पत्ति हुई थी इस आंदोलन की, कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा उत्तर। ये चैप्टर नंबर 6 है, भक्ति वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, इसलिए चैप्टर को पहचानने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें अनुसार किसने महात्मा बुद्ध को समझाकर स्त्रियों को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। किसने समझाया महात्मा बुद्ध को और कहा कि महिलाओं को भी संघ में आना चाहिए, तो उन्हीं के प्रिय शिष्य आनंद थे। क्या नाम था उनका, आनंद। इन्हीं के प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद के ही कहने पे महिलाओं को क्या किया गया, लाया गया। अब महाप्रजापति गौतमी पाली बौद्ध संघ में भिक्षुणी बनी थी। पाली भिक्षुणी कौन थी, यही थी, पाली भिक्षुणी यही थी। प्रभाती गुप्त यहाँ की थी नहीं, महाकाश्यप यहाँ पर था ही नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो अलग से बता दिया। उत्तर इसका क्या होगा, आनंद होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मुगल कालीन जमींदारों के, अब देखिए चैप्टर नंबर कितना हो गया, ये 8 हो गया। सेकंड बुक चैप्टर 8। ठीक है दोस्तों, कह रहा है मुगल कालीन जमींदारों की स्थिति के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा सही कथन है। जमींदारों के बारे में पूछा जा रहा है कि जमींदारों के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। जमींदारों की कृषि उत्पादन में सीधी हिस्सेदारी थी। क्या कृषि के उत्पादन में सीधी हिस्सेदारी थी इनकी, नहीं, इनकी सीधी हिस्सेदारी नहीं थी। तो ये तो गलत हो गया। अब पूछ रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं है तो यही तो गलत है। बाकी देख लेते हैं और कौन सा है। कह रहा है कि जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिसे हम मिल्कियत कहते थे। ये बात बिल्कुल सही है। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच भी सकते थे और खरीद भी सकते थे, ये भी सही है। जमींदार राज्य की ओर से कर वसूलते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी गलत यह है कि कृषि उत्पादन में सीधी हिस्सेदारी जमींदारों की नहीं थी, उनको तो केवल टैक्स वसूलना था। वो टैक्स वसूलने के क्या थे, आदि थे, मालिक थे, और कुछ भी नहीं थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही व्यक्ति विशेष की पहचान करिए। अब इन दो के आधार पर अगले व्यक्ति को पहचान करना है कि दोनों कथन किसके बारे में कहा जा रहा है, दोनों ही बातें किसके बारे में बताई जा रही है, यही तो हम लोग को समझना है। कह रहा है कि वे लगभग 7वीं शताब्दी में कन्नौज के शासक, कहां पर, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन, ये तो गुप्तोत्तर काल की घटना है। कब की है, ये चैप्टर नंबर 2 है। क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर, वहीं का सबसे अंतिम चैप्टर की बात हो रही है, जहां पे गुप्त काल पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के राज कभी था।
अब हर्षवर्धन के राज कवि तो बाण भट्ट हुआ करते थे। कौन थे जी? बाण भट्ट। अब कह रहा है कि उन्होंने हर्षचरित, बाण भट्ट ने 3 किताबें भी लिखी थी, ठीक है, 3 किताबें भी लिखी थी, जिसमें से एक किताब का नाम हर्षचरित्र भी था, नामक ग्रंथ की संस्कृत में रचना भी की थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, बाण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाण भट्ट हो जाएगा। कह रहा है कि किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है? चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने गणेश जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है? तो क्षेत्र कौन था? वो क्षेत्र था खेतड़ी। कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों? खेतड़ी। खेतड़ी वर्तमान में कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में। और राजस्थान के पास ही खेतड़ी है, राजस्थान में ही खेतड़ी है, और वहीं के पास में ये गणेश जोधपुरा संस्कृति हुई थी, जो किससे जुड़ी हुई थी? ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़ी हुई थी। ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा खेतड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, चलिए ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी में आरंभिक राज्य तथा राजधानियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। देखिए इसमें क्या है, यानी कहाँ का राज्य और राजधानी क्या है जी? तो गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। मगध की राजधानी क्या थी जी? राजगीर। काशी की राजधानी कहाँ थी जी? कल देखिए पिछले पेपर में भी हमने बनाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें महाजनपद से क्या था? प्राचीन और वर्तमान था, इसमें राजधानी पूछी जा रही है। और अवंती उसमें भी था, अवंती इसमें भी है। उसमें भी मगध पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ था, यहाँ राजगीर से जुड़ा हुआ है। उसमें भी गंधार था जो कंधार से जुड़ा हुआ था। तो अब देखिए पेपर तो मिल रहा है ना, प्री बोर्ड वाला ही पेपर है, उस बोर्ड में थोड़ा चेंज किया, लेकिन वहीं से क्वेश्चन पूछा, इससे आप मिला सकते हो। अब आप देखिए क्या कह रहा है जी, यहाँ पर मिलाने की बात करेंगे हम लोग। गंधार 1 का ख, मन का ख, मन का ख, यहाँ पर ही 1 का ख है। अच्छा, और बी 2 का क्या है? ग, 2 का ग, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सीधा सीधी एक ही क्वेश्चन से टैली कर गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में किए गए लेख मेलुहा को किस देश कहते थे? किस देश का कहते थे? मेलुहा का देश, मेलुहा को किसका देश कहा जाता था? मेसोपोटामिया में बात कहा गया है, ऐसे सिक्कों पर उल्लेख किया गया है। चैप्टर नंबर कौन सा है? हड़प्पा है ये, जिसका नाम है 1। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया? मेलुहा का देश किसे कहा गया है? तो मेलुहा में, मेलुहा मतलब हड़प्पा को कहा गया है। हड़प्पा को मेसोपोटामिया वाले किस नाम से पुकारते हैं? मेलुहा के नाम से। उसमें नाविकों का देश कहा गया। ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। एनसीईआरटी में खूब बढ़िया से इसको लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसे मेलुहा का देश कहा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 15 क्वेश्चन। धर्म शास्त्र तथा धर्म सूत्र विवाह के प्रकारों की स्वीकृति देता है। इनमें से पहले उत्तम माने जाते थे, बाकी को निम्नतम माना जाता था। कितने हैं? कौन से कितने? तो टोटल 8 प्रकार के। ये चैप्टर नंबर 3 है, समाज वाला चैप्टर है। ठीक है, वहां से 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है। कितने प्रकार के? 8। अब इस 8 प्रकार के विवाह में से 4 प्रकार के विवाह को शुद्ध माना जाता था। 4 यानी कौन 4? तो शुरू के 4। ठीक है, कौन से दोस्तों? तो शुरू के 4 चैप्टर को, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं, शुरू के 4 प्रकार के
विवाह को शुद्ध विवाह माना जाता था। शुरू के 4 प्रकार के विवाह को क्या माना जाता था? शुद्ध। बशर्ते कि कितने विवाह के प्रकार बताए गए थे? 8। और बाकी के 4 प्रकार को अशुद्ध माना जाता था। जो 4 शुरू के थे वो शुद्ध और बाद वाले अशुद्ध। तो अब क्या कर रहा है? 8 और 4, इसका मतलब कि क्या उत्तर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, 8 शुद्ध हो गए, 8 विवाह हो गए, 4 प्रकार के शुद्ध माने जाते थे। अब आता है 16वां क्वेश्चन। दोस्तों क्या कह रहा है 16वां क्वेश्चन? तो कह रहा है कि 16वीं शताब्दी के किस इतिहासकार द्वारा यह कहा गया कि भूमि राजस्व राजा का पारिश्रमिक है, जो कि राजा द्वारा प्रजा की सुरक्षा के बदले दी गई मांग प्रतीत होती है, ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान देना। इस व्यक्ति को करने वाले व्यक्ति कौन थे? अबुल फजल। इसी अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। अकबरनामा, क्या नाम था दोस्तों? अकबरनामा, जो अकबर के समय में लिखी गई थी। अकबर के समय। और इसी अकबरनामा की तीसरी जो जिल्द है, 3 जिल्द में है ये। तीसरी जिल्द जिसे हम क्या बोलते हैं? आइन ए अकबरी, जो इस समय के कृषि के बारे में सारा ज्ञान हमें देता है। कब? 16वीं शताब्दी के समय का। और आईने अकबरी भी कितने हिस्सों में बटा हुआ था? 5 भागों में आईने अकबरी भी बटा हुआ था। अकबरनामा 3 जिल्द में बटा हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको कहीं पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी परंपरा के संदर्भ में सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंजीर। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंजीर। यानी गुरु और शिष्य के प्रेम के रिश्ते को ही हम क्या कहते हैं? जंजीर कहते हैं, जो जोड़ करके रखता है। तो गुरु और शिष्य के रिश्ते को हम क्या कहते हैं? जंजीर कहते हैं, यानी प्रेम कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जंजीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर। ठीक है, अगला कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही स्थान का चयन करिए और एक स्थान को भर दीजिए। यानी इसमें क्या भरा जाएगा? इनमें से जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं अब उसके स्थान पर समकालीन लोगों ने उसे की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? तो याद रखिए दोस्तों, कर्नाटक साम्राज्य। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक साम्राज्य के नाम से। तो एनसीईआरटी में भी दिया गया है और वहीं से क्वेश्चन भी लिया गया। कोई भी क्वेश्चन याद रखिएगा, मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, एनसीईआरटी से बाहर कभी बाबू नहीं पूछता है। अगर आप एनसीईआरटी बड़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, किताबों को समझते हैं किसी अच्छे गाइडलाइन के अंदर में, तो आप बेहतर नंबर एमसीक्यू में ला सकते हैं और सारे के सारे एमसीक्यू भी सही कर सकते हैं। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगला हो गया, इसका बी आंसर होगा। अगला 20, यानी दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति को पहचानिए। यानी ये 2 गो सूचना है और किस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, पहचानिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प करिए। कह रहा है कि वह व्यक्ति मोरक्को से आया था। अब बताइए ना हमारे यहाँ, यानी ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 5 है। चैप्टर नंबर 5, यात्रियों का नजरिया। और 3 यात्री आए थे। अल बरूनी एक आया था सबसे पहले, मध्य एशिया से आया था। ठीक है, उसके बाद एक इबन बतूता आया था, जो खुद ही इबन बतूता मोरक्को से आया था, अफ्रीका से। और एक फ्रांसवा बर्नियर आया था, जो फ्रांस का रहने वाला था। अब कह रहा है कि मोरक्को से आया या यात्री इस्लामी कानून अथवा शरिया का विशेषज्ञ था। तभी तो अपने यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने एमबीटी ने इसको क्या किया था? एमबीटी ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था। काजी के पद पर, क्योंकि शरिया का जानकार था ये। अच्छा, तो मोरक्को से आया था, वो कौन व्यक्ति था? और दिल्ली के सुल्तान ने उसे दिल्ली की काजी भी अथवा न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो कौन सा व्यक्ति था जी? तो वो व्यक्ति का नाम था इबन बतूता। इबन बतूता के बारे में ये कथन दोनों कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 21 टोटल आपके आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर किस उपनगर की स्थापना की थी? यानी ये क्वेश्चन कौन सा है? चैप्टर नंबर 7
विजयनगर। याद रखिएगा, सबसे पहले आप चैप्टर पकड़िए, तुरंत आपका मामला आधा सॉल्व हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 है विजयनगर। ठीक है, विजय नगर। अब विजयनगर का क्वेश्चन है तो इसको नगलापुरम, नगलपुरम कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? नागलापुरम। ठीक है, कमलपुरम नहीं, नागलापुरम अपने माँ के नाम पर। कृष्णदेव राय, केडी राय जिनको हम लोग कहते हैं, केडी राय कहते हैं, कृष्णदेव राय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये भी कौन सा चैप्टर है? सातवाहनों का मामला है, यानी चैप्टर नंबर 3 का ही बात हो रहा है। सातवाहन कुल के किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्पण का हनन करने वाला बताया था? पास वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, मदादी पुत्र गौतमी पुत्र पुलुमावी का। कौन था जी? गौतमी पुत्र पुलुमावी। इसी ने ये बात कहा था। ये चैप्टर नंबर 3 है जो हमारा फर्स्ट बुक का है, जिसमें हम अक्षत्रिय राजा के रूप में पढ़ते हैं सातवाहनों को, क्योंकि सातवाहन क्षत्रिय नहीं थे और फिर भी राज किए ब्राह्मण होने के बावजूद भी, जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा गया था कि राजा वही बनेगा जो क्षत्रिय होगा, इसीलिए कहा जाता है कि अक्षत्रिय भी राजा बने हैं सातवाहनों के समय में। ठीक है, अब इस तरह से दोस्तों हमने टोटल आपको कितना क्वेश्चन करा दिया? 21 क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी मिड टर्म के पेपर हो या प्री बोर्ड का पेपर हो या फाइनल बोर्ड का पेपर हो, इतिहास में आपका 21 MCQ आता है। दोस्तों आपसे मैं क्या आग्रह करूं, आप खुद ही समझदार हैं, 12वीं का पेपर दे रहे हैं, आप इस पेपर को, क्वेश्चन को बनाइएगा, निश्चित तौर पे यहां से आपको लाभ मिलेगा। कई बार हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से आते हुए हमने बोर्ड में क्वेश्चन देखा है, या उसी एंगल से वहीं से आते हुए हमने देखा है। आप इसे बनाइएगा, इसके बाद जो बचेगा वो आपके लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी सोर्सेज अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में जरूर 2 4 5 10 को शेयर करिएगा, और साथ ही साथ आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।